हेलो दोस्तों, आपका छवि ज्ञान इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूपीएसआई, जिसमें लगभग 6000 पद आने वाले हैं। इसमें एक विषय है जिसका नाम मूल विधि। इस विषय से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकते हैं, जो कि एक नया टॉपिक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो डिफ़िकल्ट भी होते हैं, याद भी नहीं होते हैं, धारा से संबंधित, जिसको हम लोग पूरे डिटेल के साथ, बेसिक के साथ और व्यवहारिक ज्ञान के साथ हम इसमें सीखेंगे। देखें, यदि हम मूल विधि की बात करें तो यहाँ पे विधि लिखा हुआ है। यदि हम विधि की बात करें तो विधि का मतलब होता है कानून। इसको हम विधि भी बोलते हैं, कोड भी कहते हैं, यानी कानून, विधि, कोड या लॉ भी कहते हैं। इन चारों नामों से इसे जाना जाता है और इसका मतलब होता है यह एक नियमों का संग्रह होता है। यानी इसमें बहुत सारे विभिन्न देशों के अलग अलग वहाँ की समाज की परिस्थितियों के कारण उसमें नियम लिखे होते हैं, और यानी वह नियमों का संग्रह होता है। उसे वहाँ की कानून, विधि, कोड या लॉ कहा जाता है। देखें, यदि स्टीफन यानी जेम्स स्टीफन हुए हैं, जिन्होंने एक परिभाषा के तौर पर यह कहा है, किसी भी देश की समाज की स्थिति को देखकर जो नियमों का संग्रह बनाया गया है, जिसे हम विधि, कानून, कोड और लॉ कहते हैं, यदि कोई भी मनुष्य इस कानून यानी नियमों के संग्रह के अनुचित कोई कार्य करता है तो वह कार्य उसके द्वारा अपराध के रूप में होगा। यानी यदि कोई भी मनुष्य इन विधि, कानून, कोड, लॉ यानी नियमों के जो संग्रह वहाँ के समाज की स्थिति को देखकर बनाया गया है और उसके विरुद्ध कोई भी कार्य करता है, कोई मनुष्य कार्य करता है, तो वह अपराध की श्रेणी में कहा जाएगा। यानी अपराध की परिभाषा जेम्स स्टीफन ने इस प्रकार दी है कि किसी देश के यानी समाज के वहाँ की रीति रिवाज, उनके नियमों के विरुद्ध कोई भी कार्य करेगा तो वह वहाँ के मनुष्य द्वारा अपराध के रूप में गिना जाएगा, जिसकी परिभाषा जेम्स स्टीफन ने दी है। यदि हम अपराध की बात करें तो अपराध के यदि हम तत्व को देखें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन हाल के एग्ज़ामिनेशन में यानी यूपीएसआई में आ चुके हैं। इनसे क्वेश्चन, अब ये कौन कौन से तत्व हैं? तो अपराध के 4 तत्व हैं। जो पहला तत्व है वह मानव है, यानी यदि वह अपराध तब कहा जाएगा जब वह कार्य मानव द्वारा किया गया हो। यदि किसी जानवर द्वारा उस कार्य को किया गया हो तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। यानी पहली चीज़ हुई मानव। यदि वह कार्य मानव करेगा तो वो अपराध माना जाएगा, और यदि वह कार्य मानव नहीं करेगा तो वह अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी चीज़ हुई मन स्थिति। मन स्थिति क्या है? जिसे मेंसरिया कहते हैं। मन स्थिति यानी वह अपराध यदि अपने मन से करेगा, उसे जानकारी होगी वह कानून के विरुद्ध कार्य कर रहा है, तो वो
भी अपराध के अंतर्गत यानी अपराध का तत्व कहा जाएगा। यदि कोई छोटा बालक है, उसके जो विचार है वह अपराध करने के लिए नहीं है, इसकी उम्र बहुत कम है, यानी उसकी बौद्धिक क्षमता उतनी विकसित नहीं है कि वह नियमों यानी अपराध को जान सके, यदि उसके द्वारा कोई भी कार्य किया गया तो वह अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मनः स्थिति तत्व नहीं मिलेगा। तीसरी चीज, नुकसान। यदि कोई अपराध हुआ है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ नुकसान अवश्य होना चाहिए। यदि नुकसान नहीं हुआ है तो अपराध किस बात का है। चौथी चीज, अपराधिकृत, यानी अपराधिकृत होना चाहिए, यानी कार्य होना चाहिए तो अपराध है, यदि कार्य नहीं है तो वो अपराध नहीं है। इस अपराध को रोकने के लिए विभिन्न देशों द्वारा एक नियमों के संग्रह के आधार पर अलग अलग संहिता का निर्माण किया गया। इसमें भारत में भी इस अपराध को रोकने के लिए, समाज की जो स्थिति है उसको बराबर करने के लिए, यानी अपराध को रोकने के लिए ही भारत में भी इनके लिए एक कानून बनाया गया, एक नियम बनाया गया, और उस नियम को ही हम लोग जानते हैं आईपीसी। यदि हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का पूरा नाम है इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड। इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि भारत में इसके कारण अपराध को रोका जा सके, यानी अपराध के नियम कानून, उससे सज़ा क्या होगी, यह चीज़ हमारे इंडियन पेनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता में बताया गया। यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो इंडियन पेनल कोड भारत में कैसे अस्तित्व में आया। यदि हम इसकी शुरुआत की बात करें यदि हम इसके इतिहास की बात करें तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्हीं के समय में ही एक चार्टर एक्ट आया था जिसका नाम 1833 चार्टर एक्ट। 1833 चार्टर एक्ट आया हुआ था और वह आया था किसके ज़माने में, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ज़माने में। इनके द्वारा ही अपराध को रोकने के लिए एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और वो 4 सदस्यीय जो कमेटी थी उसे विधि आयोग नाम दिया गया। यानी वो जो 4 सदस्यीय कमेटी थी उसे विधि आयोग कहा गया। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वह ब्रिटेन के एक वकील हुआ करते थे जिन्हीं का नाम था लॉर्ड मैकाले। ये जो 4 सदस्यीय विधि आयोग है ये 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा बनाया जाता है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं लॉर्ड मैकाले जो कि ब्रिटेन से संबंधित थे। 1834 में इस 4 सदस्यीय विधि आयोग ने
अपराध को रोकने के लिए ही एक नियमों का संग्रह प्रस्तुत किया और वह तारीख थी 2 मई 1837। 2 मई 1837 को उसको प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन उस समय इसको स्वीकृति प्रदान नहीं होती है। जब भारत में गवर्नर बनकर आते हैं लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा इस नियमों के संग्रह को यानी 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। जब 1860 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है तो वह सन होता है 1860, और इस स्वीकृति प्रदान करने के बाद अब इसका नाम होता है भारतीय दंड संहिता 1860। लेकिन यह पूरे भारत में लागू नहीं होती है, वह लागू होती है 1 जनवरी 1862 ईस्वी को पूरे भारत में यह प्रक्रिया लागू हो जाती है। और इस प्रक्रिया की जो लाने वाले थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। इस प्रकार आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड के जो जन्मदाता हैं उन्हें कहा जाता है लॉर्ड मैकाले, यानी लॉर्ड मैकाले ही इंडियन पेनल कोड के जन्मदाता होते हैं। तो इस प्रकार आपका इसका इतिहास रहा, यानी भारतीय दंड संहिता जो 1860 है, जिसे भारत में 1 जनवरी 1862 ईस्वी को भारत में लागू कर दिया जाता है, और इसके जो जन्मदाता होते हैं उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। लेकिन उस समय जम्मू कश्मीर में यह आईपीसी लागू नहीं होती है। हाल ही में जम्मू कश्मीर को भी भारत में विलय कर लिया गया, और जब जम्मू कश्मीर को भारत में विलय कर लिया गया तो जम्मू कश्मीर में यह तारीख है 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर में भी यह प्रक्रिया यानी आईपीसी लागू हो जाती है। तो बात आती है कि जम्मू कश्मीर में जब आईपीसी लागू नहीं होती है तो वहाँ पे अपराध रोकने के लिए क्या नियम बनाए गए थे। तो जम्मू कश्मीर के एक राजा हुआ करते थे रणधीर, जिनके नाम थे, वहाँ पे चलता था आरपीसी यानी रणधीर पेनल कोड, लेकिन वर्तमान में वहाँ भी चलता है आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड। इन नियमों के जो संग्रह है इससे मिलते जुलते नियम विभिन्न देशों में आज भी लागू हैं। वे कौन कौन से देश हैं देखते हैं, वो कौन कौन से देश हैं जिसमें आईपीसी लागू है। तो पहला तो नाम आपको पता है इंडियन पेनल कोड, यानी भारत में तो ये लागू ही होगा। तो पहला देश है भारत, यानी भारत में अपराधीकृत करने वाले लोगों के लिए जो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड बनाई गई है वह भारत में 1862 ईस्वी में पूरे देश में लागू होती है। दूसरा देश है वर्मा आप जानते होंगे, जो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, यानी म्यांमार जिसे बर्मा भी कहते हैं। यहाँ पर भी कुछ हद तक भारतीय कानून आज भी लागू हैं, यानी इंडियन पेनल कोड के कुछ नियम आज भी वहाँ लागू हैं। तीसरा नाम आता है पाकिस्तान के बारे में भी जानते होंगे, ये भी आपके भारत का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ पर भी इंडियन पेनल कोड लागू है। बांग्लादेश भी आप जानते हुए भारत का हिस्सा हुआ करता था, बाद में पूर्वी पाकिस्तान बनता है और वर्तमान में इसे बांग्लादेश कहते हैं। तो यहाँ पर भी इंडियन पेनल कोड लागू है। सिंगापुर में भी इंडियन पेनल कोड के कुछ नियम लागू हैं। श्रीलंका,
और हुनोई में भी यह नियम लागू है, और मलेशिया। तो इस प्रकार 8 देशों में इंडियन पेनल कोड के नियम आज भी लागू हैं, जिनसे हाल के एग्जामिनेशन में प्रश्न आया हुआ है कि यह बताइए भारत के अलावा कौन से, यदि 4 ऑप्शन थे उसमें बताना था कि कौन से देश में इंडियन पेनल कोड लागू है, तो आप जान ले, लिख ले, भारत, बर्मा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका और ब्रुनई। यानी इस 8 देशों में आज भी भारतीय कानून यानी इंडियन पेनल कोड अपराधीकृत को रोकने के लिए आज भी लागू हैं। अब देखते हैं कि एक होता है इंडियन पेनल कोड और एक होता है सीआरपीसी। दोनों में अंतर क्या है, यानी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी में अंतर क्या है, इसको भी हम लोग समझ लें। इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इसे इंडियन पेनल कोड कहते हैं। यदि हम इसको हिंदी में लिखें तो इसे लिखेंगे दंड प्रक्रिया संहिता। यह दंड प्रक्रिया संहिता है, और इसको हम यदि हम हिंदी में लिखें तो इसका नाम है भारतीय दंड संहिता। यानी इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी मतलब दंड प्रक्रिया संहिता। यह इंडियन पेनल कोड 1860 ईस्वी में स्वीकृत हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 1862 ईस्वी में। लेकिन जो सीआरपीसी है वो भारत में लागू होता है 1973 ईस्वी में। इसका मतलब यह है कि यह जो है वो जब भारत आज़ाद हुआ तब लागू हुआ, और यह भारत आज़ाद नहीं हुआ था तभी ये लागू हुआ। दोनों में देखिए अंतर क्या है। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड में कौन से कार्य अपराध के रूप में होंगे उनकी परिभाषा दी गई है। यानी इंडियन पेनल कोड में कौन सा कार्य समाज के हित के लिए उपयोगी नहीं है या नियम के विरुद्ध है, जो अपराध का रूप है, यानी अपराध के कार्य की परिभाषा दी गई है। दूसरी चीज़, अपराध यदि वह है तो उसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए, ये चीज़ बताया गया है। यदि वो अपराध है तो कितनी सज़ा उसे मिलनी चाहिए, ये बताया गया है। लेकिन वहीं दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कुछ नहीं है। प्रक्रिया से मतलब ये है कि यदि वो दंड दिया जा रहा है तो किस प्रक्रिया के अंतर्गत उसे दंड दिया जाएगा, वह चीज़ लिखा है सीआरपीसी में, लेकिन उसे दंड कितना दिया जाएगा वह लिखा है आईपीसी में। जैसे कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, अब उस व्यक्ति को पुलिस पकड़ती है, मजिस्ट्रेट के पास ले जाती है, उसका मुकदमा किस कोर्ट में चलेगा, इन सभी जो प्रक्रिया है यानी पुलिस की जो प्रक्रिया है वह चीज़ें लिखी गई हैं सीआरपीसी में। लेकिन कोई हत्या करता है, यानी हत्या की परिभाषा, उस हत्या में लगने वाला कानून, वो जो चीज़ें लिखा गया है वो लिखा है आईपीसी में। तो मेन अंतर यह है कि जो आईपीसी है इसमें अपराध की परिभाषा और अपराध की सज़ा के बारे में बताया गया है, लेकिन सीआरपीसी में अपराध की परिभाषा और सज़ा नहीं, अपराध की प्रक्रिया। यदि वो अपराधी है तो उसे किस प्रक्रिया के अनुसार किस न्यायालय में ले जाना चाहिए, क्या वो संज्ञेय अपराध है, क्या उसे तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए, क्या वारंट कट सकता है,
इन सभी प्रक्रिया को सीआरपीसी में लिखा गया है, लेकिन अपराध की परिभाषा और अपराध की सज़ा को आईपीसी में लिखा गया है। सीआरपीसी जो है वह 1973 ईस्वी में भारत में लागू है, लेकिन जो आईपीसी है वो 1862 ईस्वी में भारत में लागू है। यदि हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में यदि हम अध्याय देखते हैं तो अध्याय आईपीसी में 23 मिलते हैं, यानी आईपीसी में 23 अध्याय हैं। लेकिन इसमें धारा की बात करते हैं तो धारा 511 धाराएं हैं। यदि हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए आईपीसी में कितनी धाराएं हैं, 511, लेकिन अध्याय कितने हैं, 23 अध्याय हैं। इन अध्यायों में जैसे यदि हमने देखा एक बेईमानी का अध्याय है तो बेईमानी किस प्रकार की जाती है, बेईमानी क्या होती है, बेईमानी के लिए क्या सज़ा है, ये सभी चीज़ें उसकी छोटी छोटी यानी धाराओं में लिखी गई हैं। लेकिन बेईमानी जो हेडिंग है यानी बेईमानी होती क्या है वह अध्याय में लिखा गया है। जैसे हत्या अध्याय में लिखा गया है, लेकिन हत्या की परिभाषा, हत्या में सज़ा, ये सभी चीज़ें उसकी धारा में बताई गई हैं। तो इस प्रकार हमारी आईपीसी में 23 अध्याय है, लेकिन अगर धारा की बात करें तो धारा कितनी है, 511 धाराएं हैं। तो इस प्रकार आपको आईपीसी से संबंधित कुछ तथ्य समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में हम आपको आईपीसी में विभिन्न धाराओं, विभिन्न अध्याय के बारे में शुरुआत से एकदम सरल विधि से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।